हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू विजेता सीरीज। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलो फिर अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों। क्वेश्चन क्या रहा है? एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट अप्रोचेस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एडेनोसाइन डीएमिनेज एडी डेफिशिएंसी। तो बच्चों, क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है 3 ऐसी अप्रोचेस के बारे में बताओ, 3 ऐसी डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बताओ जिसकी मदद से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक पर्सन का जो कि एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है। अब आपको पता है बच्चों, अगर किसी पर्सन को एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी होती है तो उसका इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है। उसका इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है कि उसका इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाता, उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता। द रीजन बीइंग एडीए एंजाइम जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिंस वो अच्छे से प्रोलिफरेट नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। राइट, तो ये तो हो गया रीजन। अब कौन सी अप्रोचेस है? तो सबसे पहले अप्रोच आती है बच्चों बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। फर्स्ट अप्रोच इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या करेंगे भाई? आपको पता है जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनके अंदर एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो, जिसमें हमारी सारी की सारी ब्लड की सेल्स बनती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पर सारी ब्लड की सेल्स बनती है। तो सारी ब्लड की सेल्स बन रही है, हम फंक्शनल ब्लड की सेल्स वहां से निकाल लेंगे। किसी डोनर से हम क्या करेंगे? फंक्शनल सेल्स को निकाल लेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे पेशेंट के अंदर। अब पेशेंट के पास क्या आ चुकी है? पेशेंट के पास फंक्शनल एडीए वाली सेल्स आ चुकी है, तो उसकी बॉडी थोड़ी सी कंडीशन क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। लेकिन ये सेल्स का एक लाइफ स्पैन होगा, एक लाइफ स्पैन के बाद ये सेल्स क्या हो जाएंगी बच्चा? खत्म हो जाएंगी। तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि ये परमानेंट क्योर नहीं है, कुछ टाइम तक ये पेशेंट को ठीक रख सकता है। दूसरा मेथड है बच्चों एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब एज द नेम सजेस्ट एंजाइम रिप्लेस कर रहे हैं। एज द नेम सजेस्ट एंजाइम को बच्चा क्या कर रहे हैं? हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? फंक्शनल एडीए एंजाइम को इंजेक्शंस के थ्रू देंगे, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। फंक्शनल एडीए को पेशेंट को दे रहे हैं हम थ्रू इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस के थ्रू हम बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं एडीए एंजाइम को, एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम को करवा दिया। उससे क्या होगा? उसके पास फंक्शनल एडीए एंजाइम आ गया तो उसके प्रोलिफरेशन होता रहेगा कि नहीं? बिल्कुल होता रहेगा। लेकिन अब बात यहां पर यह है कि सर्कुलेशन में ये जो एंजाइम है कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अगेन यहां पर क्या है? पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, मतलब परमानेंट क्योर नहीं है। राइट, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है बच्चों जीन थेरेपी का मेथड। नेक्स्ट है बच्चों जीन थेरेपी का मेथड। तो एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी हम क्या कर सकते हैं? एज अ फर्स्ट स्टेप जीन थेरेपी हम क्या कर सकते हैं? तो अब इस बात को समझना ध्यान से। आपको याद होगा हम ह्यूमंस है, मतलब हम एनिमल्स हैं बच्चों। एनिमल सेल के लिए बेस्ट वेक्टर कौन होता है? रेट्रोवायरसेस होते हैं। और रेट्रोवायरस की दोस्त अगर मैं बात करूं तो रेट्रोवायरस के पास क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। और वो आरएनए क्या हमारी होस्ट सेल के अंदर लग सकता है? सर नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि होस्ट सेल के पास डीएनए है और उसके पास आरएनए है। तो वो क्या करता है? वो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर सी डीएनए बनाता है। और ये सी डीएनए जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, ये लग जाएगा किसके अंदर? हमारी होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल के अंदर फंक्शनल डीएनए लग चुका है, उसके पास कौन सा जीन है? एडीए जीन। तो सेल्स अच्छे से काम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब इस मेथड को समझो फिर। देखो, एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी lymphocytes फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट्स आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। बताया था मैंने आपको क्या? सबसे पहले हम पेशेंट्स की लिम्फोसाइट्स को निकाल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम पेशेंट्स की लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालेंगे, राइट, और कल्चर करेंगे, मतलब उनको नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो मरे नहीं। उसके बाद एक फंक्शनल एडीएसीडीएनए को एक रेट्रोवायरस की मदद से, फंक्शनल एडीएसीडीएनए को ट्रांसफर करेंगे। तो लिखा ना, अ फंक्शनल एडीएसीडीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ने फंक्शनल एडीए जीन ले लिया है। अब इन सेल्स को बॉडी में वापस भेज देंगे पेशेंट की, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। तो देखो, अब एक तो उसकी खुद की सेल है तो इम्यून सिस्टम अटैक नहीं करेगा। फंक्शनल एडीए जीन मिल चुका है, सेल्स अच्छे से काम करेंगी, काफी लंबे समय तक सस्टेन करेंगे। बिल्कुल। तो यहां पर भी देखो काफी लंबे समय तक सस्टेन कर रही है, बट काफी लंबे समय तक का मतलब कि ये नहीं है हमेशा। तो ये काफी अच्छा क्योर है, बट ये भी टेम्पोररी क्योर है, परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर क्या होता? एम्ब्रॉयनिक स्टेज में कर देते, क्योंकि वहां पर सेल डिफरेंशिएट हो रही होती है। तो जब ये सेल डिफरेंशिएट होती, सब सेल्स के पास क्या होता? फंक्शनल एडीए जीन होता। राइट, तो दीज आर दी 3 अप्रोचेज जिसकी वजह से हम एडीए डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं एक पेशेंट में। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, नेम वन टॉक्सिन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्रूनजेनेसिस एंड इट्स टारगेट पेस्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है एक टॉक्सिन जीन का नाम बताओ। क्वेश्चन कह रहा है एक टॉक्सिन जीन का नाम बताओ जिसको हमने बैसिलस थ्रूनजेनेसिस से आइसोलेट करा है और उसके टारगेट पेस्ट का नाम बताओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक टॉक्सिन जीन का नाम बताओ जो कि क्या कर रहा है, वो टॉक्सिन जीन एक पर्टिकुलर अटैक कर रहा है पेस्ट पर। पेस्ट का नाम बताना है, टॉक्सिन जीन का नाम बताना है। तो देखो, एक जीन है बच्चों क्राई1AC, एक जीन है बच्चों क्राई1AC, एक जीन है क्राई2AB। क्राई1AC एक जीन है, एक है क्राई2AB, जो किसके अगेंस्ट काम करता है, कॉटन बॉलवर्म्स के अगेंस्ट काम करता है। किसके अगेंस्ट काम करेगा, कॉटन बॉलवर्म्स के अगेंस्ट काम करता है। और एक है क्राई1AB जो कि कॉर्न बोरर के अगेंस्ट क्या करता है बच्चा, काम करता है। फिर पूछ रहा है why does the toxin produced by bacillus thuringiensis not kill the bacillus। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो टॉक्सिन बना रहा है बैसिलस थ्रूनजेनेसिस, जो बैक्टीरिया है वो बीटी टॉक्सिन को बना रहा है, वो उस बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं किल कर पाता। तो इसका सिंपल सा रीजन हमें पता है। क्या पता है? कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो टॉक्सिन है बच्चों वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब इसे कोई इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा, अंदर जाने के बाद उसकी मिड गट में एल्कलाइन पीएच होगी, उस एल्कलाइन पीएच से क्या होगा, इसके क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाएंगे और ये एक एक्टिव टॉक्सिन बन जाएगा। तो सिंपल आंसर ये है, बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। जैसे इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा, एल्कलाइन पीएच मिलेगी, ये इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाएंगे और एक्टिव होने के बाद उसको मार देगा। राइट, देखो द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही एक इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है इनएक्टिव टॉक्सिन को, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसको मिलती है एल्कलाइन पीएच, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, क्रिस्टल सोल्यूबलाइज कर जाते हैं। उसके बाद आपको पता है मिड गट के एपिथेलियल सेल्स में पोर्स क्रिएट करेगा, लाइसिस एंड डेथ। राइट, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, हाउ हैज द यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एज वेक्टर्स हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया इन्फेक्टेशन इन टोबैको प्लांट्स, एक्सप्लेन इन करेक्ट सीक्वेंस। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम को एज अ वेक्टर यूज करने पर, किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम को एज अ वेक्टर यूज करने पर हमने मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया के इन्फेक्शन को टोबैको प्लांट में कम कर दिया है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में एक्सप्लेन करो। तो देखो यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी, मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया जो है बच्चों ये है एक नेमाटोड। मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया बच्चों है एक नेमाटोड और ये टोबैको प्लांट्स की रूट में इंफेक्शन कॉज करता है। अब हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना है, तो यार प्लांट के लिए बेस्ट वेक्टर कौन होता है, सॉइल बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। तो मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की मदद से हम स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करेंगे टोबैको प्लांट के अंदर। और यहां पर आपको पता है कौन सा मैकेनिज्म यूटिलाइज हो रहा है बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस। यहाँ पर कौन सा मेथड यूटिलाइज हो रहा है बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें क्या होगा, जिसमें मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया के एमआरएनए का ट्रांसलेशन हम रोक देंगे एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। राइट, देखो ध्यान से, using agrobacterium vectors nematode specific genes were introduced into the host plant। तो एग्रोबैक्टीरियम का फायदा यह है कि एग्रोबैक्टीरियम की मदद से हमने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है टोबैको प्लांट के अंदर। अब देखो आगे की कहानी क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए was such that it produced sense and antisense RNA। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया के mRNA के खिलाफ, याद है हमने क्लास में समझा था वन शॉट में, मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया के mRNA के खिलाफ एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा जिसको हम बोलते हैं सेंस और एंटीसेंस आरएनए। मतलब अगर ये एमआरएनए है किसका, अगर ये एमआरएनए है, अगर ये एमआरएनए है बच्चों मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया का, तो इसके खिलाफ क्या बन रहा है, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें एक है बच्चा सेंस आरएनए और एक है एंटीसेंस आरएनए। आगे की कहानी आपको पता है
कि भाई रिस्क का एक्टिवेशन होगा, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन होगा, जो सेंस आरएनए को खत्म कर देगा, एंटी सेंस आरएनए इससे बाइंड करेगा और इस एमआरएनए को कट कर देगा, जिससे इसका ट्रांसलेशन रुक जाएगा, साइलेंसिंग हो जाएगी। अब सिंस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से ऐसा हुआ है, दिस मेथड इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेयर करा है। अब देखो ध्यान से, इंट्रोडक्शन ऑफ इस डीएनए, ये जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स थे उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर डीएनए। तो इस डीएनए को जब हमने इंट्रोड्यूस करा, सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनेंगे होस्ट सेल्स के अंदर। ये जो दो आरएनए हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, ठीक है, इसलिए क्या फॉर्म कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहे हैं। और ये आरएनए इंटरफेरेंस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एंटीसेंस आरएनए से बाइंड करेगा और एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रोक देगा, बेसिकली साइलेंसिंग कर देगा नेमेटोड, राइट। तो इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस फंक्शन करता है, राइट। तो किस सीक्वेंस में करोगे आपको पता चल गया है, राइट। सबसे पहले हम सोर्स क्या ली थी, याद है? सोर्स में दो चीजें ली थी बच्चों, एक तो रेट्रोवायरस ले सकते हैं आरएनए, और दूसरा रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स आरएनए इंटरमीडिएट वाला वो सोर्स ले सकते हैं, या फिर रेट्रो वायरसेस का क्या ले सकते हैं, जीनोम ले सकते हैं, और उसको फिर एग्रोबैक्टीरियम टू इन्फेक्शंस की मदद से पहुंचाएंगे होस्ट प्लांट के अंदर। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, एंटीसेंस आरएनए मेलोडी गाइनिक एमआरएनए से बाइंड करेगा, इसको कट कर देगा। जब कट कर गया, कोडोन की सीक्वेंस डिसरप्ट हो गई, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट, अब ये देखो, what was the challenge for the production of insulin using recombinant DNA technique? How did Eli Lilly produce insulin using recombinant DNA technology? यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस तरीके से या कौन सा ऐसा बड़ा चैलेंज था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से कौन सा बड़ा चैलेंज था इंसुलिन बनाना। और दूसरा फिर एली लिली ने किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन या रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को बनाया। तो देखो ध्यान से, मेन चैलेंज क्या था आपको पता है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, 3 पेप्टाइड चेन से बना हुआ, ए बी और सी। और जो एक्टिवेटेड इंसुलिन होता है, जो प्रॉपर मैच्योर्ड इंसुलिन होता है, उसमें मात्र ए और बी क्या होती हैं, पेप्टाइड चेन्स होती है, जो कि डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे बड़ा जो टफ फॉर्म था वो ये था कि किस तरीके से इंसुलिन को हम मैच्योर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, किस तरीके से इंसुलिन को मैच्योर्ड फॉर्म में असेंबल करेंगे, राइट। तो देखो, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन using recombinant DNA techniques was getting insulin assembled into a mature form. तो बच्चों मेन चैलेंज क्या था, मेन चैलेंज था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन को बनाना, कि उसको हम किस तरीके से मैच्योर्ड फॉर्म में असेंबल करेंगे, मतलब ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई रहेंगी। वो था सबसे बड़ा मेन चैलेंज। अब किस तरीके से इन्होंने बनाया उसको समझते हैं। देखो आइडिया देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इन्होंने पता है जब हमें मैच्योर्ड इंसुलिन चाहिए तो उसमें ए और बी पेप्टाइड चेन है, तो सी पेप्टाइड चेन से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। इन्होंने क्या करा, 2 डीएनए सीक्वेंसेस ली, एक ए पेप्टाइड चेन के लिए एक बी पेप्टाइड चेन के लिए, उसको लगा दिया इकोलाई के प्लाज्मिड के अंदर। ए पेप्टाइड चेन के लिए क्या लिया, एक इन्होंने डीएनए सीक्वेंस लिया, एक बी पेप्टाइड चेन के लिए लिया डीएनए सीक्वेंस, उसको इकोलाई के प्लाज्मिड में लगा दिया, एक्सप्रेस करवाया। सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेस करवाया, एक्सप्रेशन करवाने के बाद आइसोलेट करा, और आइसोलेशन करने के बाद दोनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस को क्रिएट कर दिया। फाइनली वी गॉट दी व्हाट, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ह्यूमुलिन, राइट। देख लो ध्यान से। इन 1983 Eli Lilly, an American company, in 1983 Eli Lilly, an American company prepared 2 DNA sequences, 2 DNA sequences प्रिपेयर करी बच्चों, ए और बी चेन्स के लिए, और उनको इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, इकोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया, इकोलाई के प्लाज्मिड में, ताकि वो इंसुलिन की चेन्स को बनाए। चेन्स ए और बी को बच्चों प्रोड्यूस करवाया गया, यानी एक्सप्रेस करवाया गया। एक्सप्रेस करवाने के बाद इनको सेपरेट करा गया, और क्या करा गया, अब देखो यहाँ पर प्रोड्यूस जो करवाया गया वो सेपरेटली करवाया गया, ये इंपोर्टेंट है, मतलब 2 सेपरेट प्लाज्मिड लिए गए थे, एक प्लाज्मिड में चेन ए, एक प्लाज्मिड में चेन बी, दोनों को एक मैंने लगाए थे, बात इंपोर्टेंट है, राइट। तो प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्ट करा गया, कंबाइन करा गया, कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों के बीच में क्रिएट करा गया, और फाइनली हमें मिल गया रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। तो मेन चैलेंज था मैच्योर्ड फॉर्म में असेंबल करना, किस तरीके से करा ये आपके सामने है। तो आप इस तरीके से आंसर को लिख सकते हो, और आपको मैंने वन शॉट में फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया था, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। फ्लो चार्ट ज्यादा इजियर रहता है बच्चों को समझने में, तो आप उस फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। अब ये देखो, name the organism from which the cry genes are isolated, mention with the help of suitable examples why and how biotechnologists have made use of cry genes। अब देखो पहला क्वेश्चन है, कौन से ऑर्गेनिज्म से क्राई जीन्स को आइसोलेट करा गया था।
तो क्राई जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रुनजेनेसिस, बैसिलस थ्रुनजेनेसिस। तो बच्चों बीटी बैक्टीरिया से हमने क्राई जीन्स को आइसोलेट करा है, राइट। मेंशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स व्हाई एंड हाउ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव मेड यूज ऑफ क्राइजीन्स। अब देखो ये जो क्राइजीन है, ये जो क्राइजीन है वो कोड करता है बीटी टॉक्सिन्स को। ये जो क्राइजीन्स है बच्चों वो बीटी टॉक्सिन्स को कोड करता है, और इन टॉक्सिन से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। मतलब बेसिकली हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम एक प्लांट बना सकते हैं, हम बेसिकली एक बायोपेस्टिसाइड बना सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स का मतलब क्या है, पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को किल कर दे, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एक प्लांट बायोपेस्टिसाइड्स की तरह काम कर रहा है, और इधर हम यहाँ पर बना रहे हैं, बच्चों पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिस्ट यहाँ से क्या करना चाह रहे थे, वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाना चाह रहे थे। क्यों बनाना चाह रहे थे, एक रीजन लिखा हुआ है ना वाई। तो उसका रीजन ये है कि बैसिलस थ्रुनजेनेसिस के कई सारे स्ट्रेन्स हैं, तो उसमें से कुछ स्ट्रेन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स क्या है बेसिकली, वो है बीटी टॉक्सिन। प्रोटीन्स क्या है बच्चों, वो है बीटी टॉक्सिन। तो बैसिलस थ्रुनजेनेसिस के कई सारे स्ट्रेन्स हैं जो कि कोड करते हैं प्रोटीन को, जिसको हम बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, जो कि सर्टेन इंसेक्ट्स को किल कर देता है। लाइक लैपिडोप्टेरांस को किल कर देगा। लैपिडोप्टेरांस में कौन आ रहा है, टोबैको वर्डवॉर्म और आर्मीवॉर्म। कोलियोप्टेरांस को किल कर दे रहा है, जिसमें आ रहे हैं बीटल्स। देन डिप्टेरांस को किल कर दे रहा है, जिसमें फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आ रहे हैं। तो कई सारे इंसेक्ट्स ग्रुप को ये जीन मार देता है प्रोटीन बनाकर। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सोचा कि अगर हम इस जीन को ले लें और इसको यूटिलाइज करें, मतलब प्लांट्स में ट्रांसफर कर दे। प्लांट्स में ट्रांसफर करने का मतलब है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस बनाए, या फिर हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं। तो ये करा था उन्होंने कि इस चीज को देखा कि कई सारे इंसेक्ट्स ग्रुप को ये टारगेट कर रहा है, मार सकता है, तो हम इसको यूटिलाइज करके पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं, जिन पर पेस्ट का अटैक ना के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल बीटी कॉटन, एग्जाम्पल इज बीटी कॉटन, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अब ये देखो, व्हाट इज बायोपायरेसी। व्हाट इज बायोपायरेसी बच्चों, बायो मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, बायो मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेस और ट्रेडिशनल नॉलेज। बायो का मतलब यहाँ पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, साथ में आप ट्रेडिशनल नॉलेज जोड़ सकते हो। पायरेसी का मतलब आपको पता है चुराना। तो देखो बायो पायरेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, बायो पायरेसी का मतलब क्या है कि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बहुत सारी हैं, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फाइनेंशियली पुअर है। वही डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, दे आर फाइनेंशियली रिच बट बायोडाइवर्सिटी में पुअर है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की कुछ चीजों को क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो यूज कर रहे हैं, अब इस यूसेज के दौरान ना तो उन्होंने उस डेवलपिंग कंट्री से परमिशन ली, ना जो लोकल लोग उस चीज से जुड़े हुए उनसे परमिशन ली। तो इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी, मतलब कोई कंपनसेटरी पेमेंट वगैरह नहीं करे। देखो ध्यान से, बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। बायोपायरेसी वो टर्म है जो रेफर करता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है कौन, मल्टीनेशनल कंपनी कर रही है या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ना उसने प्रॉपर अथराइजेशन लिया है कंट्री से, ना तो प्रॉपर उसने अथराइजेशन लिया है बच्चों कंट्री से, ना कि जो लोकल पीपल कंसर्न है उससे, और ना ही कोई कंपनसेटरी पेमेंट करिए, राइट। तो बायो पायरेसी की बात करें, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है मल्टीनेशनल कंपनी या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, ना तो प्रॉपर अथराइजेशन लिया है कंट्री से, ना ही पीपल जो उससे जुड़े हैं उनसे कोई कंपनसेटरी पेमेंट देकर परमिशन ली गई है। तो इसी को बायो पायरेसी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, explain enzyme replacement therapy to treat adenosine deaminase deficiency, mention two disadvantages of this procedure। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर दो चीजें पूछ रहा है। पहले तो पूछ रहा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किस तरीके से एडी डेफिशिएंसी को दूर कर सकता है, और साथ में पूछ रहा है इसकी दो डिसएडवांटेजेस। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बच्चा बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शनल एडीए एंजाइम को इंजेक्शन के थ्रू देंगे, फंक्शनल एडीए एंजाइम को इंजेक्शन के थ्रू देंगे। इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, राइट। ये तो हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। टू डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में चाहिए बच्चों पीरियोडिक इन्फ्यूजर, पीरियोडिक इन्फ्यूजर दैट इज नॉट अ परमानेंट क्योर।
भाई देखो यहाँ पर एंजाइम को इंजेक्शंस के थ्रू दिया जा रहा है। अब एंजाइम कहाँ जा रहा है बच्चों? सर्कुलेशन में जा रहा है। यार सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड को कंटिन्यूसली हमारी किडनी फिल्टर्स करती रहती है, तो मतलब कुछ समय के बाद ये सर्कुलेशन से बिल्कुल खत्म हो जाए। मतलब ये कि आपको बार बार इंजेक्शन देने पड़ेंगे, परमानेंट क्योर नहीं है। तो वही मैंने लिखा है पीरियोडिक इन्फ्यूजन, पीरियोडिकली कुछ कुछ टाइम बाद इसको दोबारा से देना पड़ेगा, मतलब ये परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरा, रिपीटेड डोजेस मेक इट कॉस्टलियर। अब बच्चों बार बार इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है, बार बार इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है, मतलब बार बार डोज लेनी पड़ रही है, तो यार वो कॉस्टलियर हो गया ना। हर किसी की बस की बात तो है नहीं ऐसे इंजेक्शन को लेना, क्योंकि ये आइसोलेट करके निकाला गया तो भाई काफी मेहनत से निकाला गया, तो महंगा भी हो जाएगा, तो इसको कॉस्टलियर भी बनाता है, राइट। तो दीज आर दी टू डिसएडवांटेजेस, एक तो परमानेंट क्योर नहीं है, दूसरा बार बार अगर आपको डोसेज लेनी पड़ रही है तो मतलब कॉस्टलियर है, आपको खरीदना पड़ रहा है, राइट। Write the function of adenosine deaminase enzyme. State the cause of ADA deficiency in humans. Mention a possible permanent cure for a ADA deficiency patient. तीन चीजें पूछी गई है। पहले तो पूछ रहा है एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम का फंक्शन क्या है। पहले तो बच्चा पूछ रहा है एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, और एडीए की डेफिशिएंसी ह्यूमन में होती कैसे है। फिर पूछ रहा है एडीए की डेफिशिएंसी ह्यूमन में होती कैसे है, फिर एक परमानेंट क्योर पूछ रहा है। तो पहले बात करते हैं एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम के फंक्शन की। तो ये इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एडिनोसाइन डीएमिनेज एडीए एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी वजह से होता है व्हाट, प्रोलिफरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। प्रोलिफरेशन होता है बच्चों किसका? बी और टी लिम्फोसाइट्स का। इसकी वजह से प्रोलिफरेशन होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स का। तो जब वो अच्छे से काम करेंगे, हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो ब्रांच, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। दूसरा, डिसऑर्डर कैसे होता है भाई? डिसऑर्डर किससे होगा? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब अगर जीन का डिलीशन हो जाए, जीन का डिलीशन हो जाते हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल। देखो, द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेज। तो एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम के लिए जो जीन है जो उसको बना रहा है, उसका अगर डिलीशन हो जाए तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। परमानेंट क्योर क्या है? अभी बताया था मैंने आपको कि अगर एम्ब्रॉयनिक स्टेज की सेल में, एम्ब्रॉयनिक स्टेज की सेल में हम फंक्शनल एडीएसी डीएनए को ट्रांसफर कर दे, तो जब वो सेल डिफरेंशिएट होगी, भाई एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में सेल में डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं है, अगर सेल डिफरेंशिएट होगी तो सारे की सारी सेल्स के पास फंक्शनल एडीए जीन होगा। तो वही लिखा हुआ है, देखो, if the gene isolated from the marrow cells, if the gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, जीन को आइसोलेट करा मैरो सेल से जो कि एडीए बना रही है, और उसको सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों सेल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो ये एक परमानेंट क्योर हो जाएगा, क्योंकि जब वो सेल डिफरेंशिएट होगी सारी की सारी सेल्स के पास क्या होगा? फंक्शनल एडीजीन। बेसिकली सिंपल सा सोचो ना यार, हम स्टेम सेल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं जीन को। स्टेम सेल्स आर व्हाट? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। वो डिवाइड करती रहती है, डिफरेंशिएट होती रहती है, और वो फंक्शनल एडीजीन वाली सेल्स बनाती रहेगी। तो परमानेंट क्योर हो गया कि नहीं हो गया? राइट। अब ये देखो, एक्सपेंड द फॉलोइंग एंड मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों कि एक तो एक्सपेंड करना है, जैसे पीसीआर दे रखा है, तो पीसीआर क्या होता है? पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर इज व्हाट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है? टैग पॉलीमरेज को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करके एक डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई कर सकता है बिलियन टाइम्स में आफ्टर 30 साइकिल्स, राइट। तो पीसीआर का ये है। पीसीआर से क्या फायदा है? पीसीआर की मदद से हम सस्पेक्टेड एचआईवी पेशेंट्स में, पीसीआर की मदद से हम सस्पेक्टेड एचआईवी पेशेंट्स में पता लगा सकते हैं कि एड्स है या नहीं है। दूसरा बच्चों, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं। तीसरा, एक पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट में जीन में म्यूटेशन है नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो एम्पलीफाई कर देगा ना उस पर्टिकुलर एरिया को। देखो, पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड पेशेंट्स। तो पीसीआर को बच्चों हम रूटीनली यूज कर रहे हैं सस्पेक्टेड एचआईवी पेशेंट्स में, राइट। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। तो दोनों चीज आपने, दो डिसऑर्डर पढ़े, एड्स और कैंसर, दोनों का रख सकते हो कि सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स में हम एचआईवी को डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर की मदद से, कैंसर पेशेंट्स में हम म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर की मदद से, और साथ साथ कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर की मदद से, राइट। नेक्स्ट है बच्चों एलाइजा। व्हाट इज एलाइजा? एंजाइम
लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इस पूरे टर्म का मतलब मैंने आपको वन शॉट की वीडियो में बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, तो आप वहां पर देख सकते हो। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन सिंपल सी है कि अगर हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि पैथोजन है या नहीं। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है उस एंटीजन के खिलाफ, तो उसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि पैथोजन है या फिर नहीं है। एग्जांपल बच्चों, एड्स का वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? सॉरी, वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, नॉट टेस्ट। यस, एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है बच्चों? एलाइजा। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। पैथोजन के इन्फेक्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीजन के बेसिस पर, या फिर एंटीबॉडीज जो कि उसके खिलाफ बनाई गई है, एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट दी पैथोजेंस। एग्जांपल बच्चों, हम इसको एड्स के डायग्नोस्टिक टेस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। एड्स के डायग्नोस्टिक टेस्ट की फॉर्म में बच्चा हम इसे इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो ये होगी इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स सो कॉल्ड? ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ट्रांसजेनिक क्यों बोलते हैं? तो इसका सिंपल सा मतलब यह है, ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल है जिसकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन जीन प्रेजेंट है। ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल है जिसकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन जीन प्रेजेंट है, और उस जीन को आप ट्रांसजीन बोल सकते हो। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है ट्रांसजीन, वो ऑर्गेनिज्म बन गया ट्रांसजेनिक। देखो ध्यान से, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, ये वो एनिमल्स है जिनका डीएनए मैनिपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि इनके पास टू पजेस एन एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, इनके पास एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन है। और इसी बच्चों फॉरेन जीन को हम क्या बोल रहे हैं? इसी फॉरेन जीन को बच्चों बोलते हैं ट्रांसजीन, क्योंकि ट्रांसफर होकर आया इनके पास। इसी फॉरेन जीन को बोलते हैं ट्रांसजीन, क्योंकि ट्रांसफर होकर पाया है, ट्रांसफर होकर आया इनके पास, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये तो हो गया पहला। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का रोल बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का रोल बताओ वैक्सीन सेफ्टी में। ट्रांसजेनिक एनिमल का रोल बताओ वैक्सीन सेफ्टी में। तो यार देखो सिंपल सा है, वैक्सीन, अभी कोरोना की वैक्सीन की बात कर लेते हैं बच्चों। वैक्सीन जब बनती है ना तो वो डायरेक्टली ह्यूमन पे टेस्ट नहीं होती। भाई ह्यूमंस क्या होते हैं? मैमल्स। तो मैमल्स में याद है ना आपको 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? माइस। तो सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करते हैं कि मतलब वैक्सीन सही बनी है कि नहीं। तो वैक्सीन सेफ्टी में रोल क्या हो गया ट्रांसजेनिक एनिमल का? ह्यूमन पे टेस्ट करने से पहले हम ट्रांसजेनिक माइस में टेस्ट करेंगे हमारी वैक्सीन कैसे अच्छे से काम कर रही है नहीं, और अगर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तभी हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और आगे लेकर जाएंगे इसको। एग्जाम्पल, पोलियो वायरस की जो वैक्सीन बनाई हमने, पोलियो वैक्सीन, उसको भी हमने ट्रांसजेनिक माइस पर टेस्ट कराया। देखो ध्यान से, वैक्सीन सेफ्टी में ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। ट्रांसजेनिक माइस को हमने डेवलप करा है, ट्रांसजेनिक माइस को हमने डेवलप करा है ताकि हम वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट कर पाए बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन पर यूज करने से पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जांपल, ट्रांसजेनिक माइस को बच्चों यूज करा जाता है पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। यहां तक बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल इच। तो यार देखो, अब यहां पर बायोलॉजिकल एग्जांपल्स की बच्चों बात कर रहा है। आपको पता है हमने बात करी थी वन शॉट में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब कई सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की नीड होती है। अब ऐसी मेडिसिन बहुत महंगी हो जाती है, तो हमने सोचा यार बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बना पाए तो क्या हो जाएगा, सस्ते में मेडिसिन को हम अवेलेबल कर पाएंगे, राइट? एग्जाम्पल इंसुलिन। उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बच्चों जिसको एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जिसको हम एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। बेसिकली इस जीन को हमने लगाया एक ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल एक शीप में लगा दिया, और उससे फिर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एम्फाइसीमा को ठीक कर पा रहे हैं, राइट? एम्फाइसीमा पता है ना, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एल्विलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। दूसरा बच्चों, ट्रांसजेनिक काओ, रोजी की याद आती है हमें, रोजी ट्रांसजेनिक काओ, जिसके हमने अंदर कौन सा जीन लगाया है? अल्फा लैक्टाल्बुमिन। इसके अंदर बच्चों हमने जीन लगाया है अल्फा लैक्टाल्बुमिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मिल्क का प्रोटीन कंटेंट था, मिल्क का जो प्रोटीन कंटेंट था वो बढ़ गया। कितना हो गया? अब 2.4 ग्राम पर लीटर हो चुका है, और हम बोल रहे थे क्या
कि यहाँ पर न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क मिल रहा है, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क मिल रहा है, न्यूट्रिशनली क्या मिल रहा है बच्चों, मोर बैलेंस्ड मिल्क मिल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? कि जैसे एक तो हो गया अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, दूसरा एग्जांपल है रोजिका जो कि ट्रांसजेनिका होती है, फर्स्ट ट्रांसजेनिका हो, इसके अंदर अल्फा लैक्टा एल्बुमिन लगाया था जिससे प्रोटीन कंटेंट मिल्क का बढ़ गया था, कितना हो गया था 2.4 ग्राम पर लीटर हो गया था, और हम बोल रहे थे कि नॉर्मल काउ मिल्क के रिस्पेक्ट में इट इज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस, राइट। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, क्या देखो जरा ध्यान से, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म फॉर द जीन क्राई टू एबी। क्वेश्चन पूछ रहा है साइंटिफिक नेम लिखो सोर्स ऑर्गेनिज्म का जीन क्राई टू एबी के लिए। तो देखो आपको यहां पर एक बात समझनी होगी, क्राई टू एबी की अगर मैं बात करूं तो ये कॉटन बॉलवर्म को टारगेट करता है। क्राई टू एबी की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये कॉटन बॉलवर्म को क्या करता है, टारगेट करता है। किसको टारगेट कर रहा है, कॉटन बॉलवर्म्स को ये टारगेट कर रहा है। सोर्स क्या है, सोर्स है बैक्टीरिया बैसिलस थ्रूनजेनेसिस, सोर्स है बैक्टीरिया बैसिलस थ्रूनजेनेसिस, बैसिलस थ्रूनजेनेसिस इसका सोर्स हो जाएगा। बी पूछ रहा है, बी पूछ रहा है एक्सपेंड जीएसी। जीएसी क्या होता है बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यस। तो जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि ये देखती है कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को करा जा रहा है तो वो सही रहेगा कि नहीं, तो जीएम सेफ्टी को चेक करती है। और दूसरी बात, अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया गया है तो उसको पब्लिक सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस करना सही रहेगा कि नहीं, उसकी सेफ्टी को भी चेक करती है, राइट। तो वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च को देखती है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को। दूसरा, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, इसको देखती है जीएसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, explain the role of agrobacterium tumefaciens in developing resistance in tobacco plants against nematode Melodygaena incognita, name the process responsible for this। तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का क्या रोल है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का क्या रोल है कि वो रेजिस्टेंस डेवलप करवा पा रहा है टोबैको प्लांट में, रेजिस्टेंस डेवलप कर पा रहा है टोबैको प्लांट में नेमाटोड मेलोडीगाइने इनकोग्निशा के लिए। बेसिकली अगर हम देखें तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, यहाँ पर हम बेसिकली बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या क्रॉप, यहाँ पर हम बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या क्रॉप। तो किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम का रोल है भाई, एग्रोबैक्टीरियम वो वेक्टर है जिसकी मदद से हम नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं होस्ट प्लांट के अंदर, जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से मेलोडीगाइने इनकोग्निशा के एमआरएनए को खत्म कर देगा, साइलेंसिंग कर देगा, उसके ट्रांसलेशन को रोक देगा, जिससे इन्फेक्शन रुक जाएगा। Using agrobacterium vectors, nematode specific genes were introduced into the host plant। तो सिंपल मतलब है एग्रोबैक्टीरियम वो वेक्टर है जिसकी वजह से नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को हमने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है और इन्फेक्शन को रोका है, पहली बात। दूसरा बच्चों कौन सी प्रोसेस, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल करा है। क्या करा है, ये जो जीन लगाया है वो बनाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में से सेंस आरएनए डिग्रेड हो जाएगा, एंटी सेंस आरएनए मेलोडीगाइने के एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा, खत्म कर देगा। तो देखो, a novel strategy was adopted to prevent this infestation। नोवल स्ट्रेटेजी को यूज करा गया है इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जो कि बेस्ड है आरएनए इंटरफेरेंस पर। क्या होगा, ये एमआरएनए है मेलोडीगाइने इनकोग्निशा को, क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा होस्ट के अंदर। इसमें से एक है सेंस आरएनए, एक है एंटी सेंस आरएनए, ठीक है। अब ये जो एंटी सेंस वाला आरएनए है ये जाकर इससे बाइंड कर जाएगा, एंटी सेंस आरएनए जाकर इससे बाइंड कर जाएगा और बच्चों इसको कट कर देगा। यहां पर किसका एक्टिवेशन हो रहा है, रिस्क का, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या देखने को मिलेगा, इसका आरएनए टूट चुका है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो चुकी है, साइलेंसिंग हो चुकी है। इस प्रोसेस को आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, बिकॉज ये आरएनए इंटरफेयर कर रहा है इसके साथ और साइलेंसिंग हो चुकी है, ट्रांसलेशन रुक चुका है। इस तरीके से
हम रोक पाएंगे उसके इन्फेक्शन को, बेसिकली रेजिस्टेंस बना पाएंगे टोबैको प्लांट को अगेंस्ट नेमाटोड मेलोडिगाइने इनकॉग्निटिया के इन्फेक्शन पे, राइट। तो बच्चों विद दिस हमने इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, राइट। बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीटेड थे कि मतलब जीन थेरेपी पे बेस्ड क्वेश्चन थे कई सारे, वही रिपीटेड, और इस पे भी थे बेस्ड ह्यूमलिन पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अलग अलग टाइप्स को, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपको चीजें सारी क्लियर रही होगी। और एक सिंपल सी बच्चों बात याद रखना है, अगेन मैं आपको एक बात और बता के जाऊंगा आज। बात ये याद रखनी है कि आपको काम इस तरीके से करना है, आपको काम इस तरीके से करना है ताकि आप आज अचीव कर सको, ठीक है। आपको काम इस तरीके से करना है कि आप आज अचीव कर सको, ताकि कल आपने अचीव करा हो और बाकी वो चीज अचीव ना कर पाए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से मेहनत करो कि आज आप अचीव कर पाओ, ताकि जब एक समय आए ना तो आप उस चीज को अकॉम्प्लिश कर चुके हो, दूसरे के पास वो चीज ना हो। मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि अगर आप आज अच्छा करोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वो चीज अकॉम्प्लिश कर पाओगे। और एक टाइम होगा फ्यूचर में जब आप सोचोगे यार ये चीज मैंने अकॉम्प्लिश कर ली, थैंक गॉड मैंने उस टाइम पे मेहनत करी थी, दूसरे के चक्कर में आप परेशान नहीं होंगे, राइट। ऑल दी बेस्ट।